हेलो बच्चों, मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राम जानकी इंटर कॉलेज रामनगर महोत्सवी। आज की इस क्लास में कक्षा 11 जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवाणुओं में जनन के विषय में चर्चा होगी। तो देखते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जीवाणुओं में जनन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और वर्धी जनन, जिसमें से लैंगिक जनन सत्य लैंगिक जनन नहीं होता है, इसलिए उसे हम लैंगिक जनन ना कह करके आनुवांशिक पुनर्योजन कहेंगे। तो जीवाणुओं में जनन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, इसको ध्यान देंगे। पहले वर्धी जनन, या इसी को हम कायिक जनन कहते हैं। दूसरा अलैंगिक जनन, जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तीसरा लैंगिक जनन का अभाव होता है, इसमें सत्य लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, तो इसलिए हम तीसरे पॉइंट को लैंगिक जनन ना लिख करके आनुवांशिक पुनर्योजन लिखेंगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो आज हम इस वीडियो में जीवाणुओं के जनन के अंतर्गत वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और आनुवांशिक जनन को पढ़ेंगे। तो वर्धी जनन, जैसा हमने बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में कि वर्धी जनन जो होता है ये एकल जीव जनन है। इसमें किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है। एक ही जीव के शरीर की कोई ना कोई पार्ट अलग होकर के, पृथक होकर के उसी के समान नए जीव का निर्माण कर लेता है, जिसे हम क्लोन कह सकते हैं। दरअसल अलैंगिक जनन और वर्धी जनन दोनों एक ही होते हैं, फिर भी कुछ मुख्य अंतर होते हैं। मुख्य अंतर कौन से हैं? वर्धी जनन अनुकूल परिस्थितियों में होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में होते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं वर्धी जनन। जीवाणु में वर्धी जनन के विषय में ध्यान देते हैं। वर्धी जनन, जिसे कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जीवाणुओं में वर्धी जनन प्रायः 2 प्रकार का होता है। पहला होता है विखंडन द्वारा, बाई फ्रेगमेंटेशन, और दूसरा होता है मुकुलन द्वारा। बाई बडिंग। तो वर्धी जनन के अंतर्गत विखंडन द्वारा जनन किस प्रकार से होता है? अधिकांशतः सभी जीवाणुओं में विखंडन द्वारा जनन पाया जाता है। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु की कोशिका में जब जीवद्रव की मात्रा अधिक हो जाती है तो जीवाणु कोशिका अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, जिसके दौरान इसका डीएनए भी द्विगुणित हो जाता है और फिर आगे चल करके जीवाणु कोशिका में संकीर्णन के कारण भित्ति बनने लगती है और ये भित्त पूरे कोशिका द्रव्य को 2 भागों में विभाजित करने का काम करती है, जिससे
एक ही कोशिका से दो ये हो गया विखंडन द्वारा जीवाणु। अधिकांशतः सभी जीवाणुओं में विखंडन द्वारा वर्धिजनन होता है। हमने बताया कि अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु कोशिका में कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाने के कारण इस कोशिका का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कोशिका का आकार बढ़ जाने के बाद उपस्थित कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित होने लगता है। अनुप्रस्थ भित्ति बन जाती है और अनुप्रस्थ भित्ति के बाद एक जीवाणु कोशिका ही दो नई जीवाणु कोशिका में बदल जाती है। इस प्रकार एक ही कोशिका से दो जीवाणु बन जाते हैं। सामान्यतः देखा गया है एसरकिया कोलाई नामक एसरकिया कोलाई नामक जीवाणु लगभग 15 से 20 मिनट में विखंडित होकर दो नए जीवाणुओं का निर्माण कर लेती हैं। समझ गए? तो ये हो गया आपका वर्धी जनन द्वारा, वर्धी जनन के अंतर्गत विखंडन द्वारा जीवाणुओं में जनन। अब अगला पॉइंट आपका है मुकुलन द्वारा। मुकुलन द्वारा ध्यान दीजिए। वर्धी जनन के अंतर्गत दूसरा पॉइंट आपका है मुकुलन द्वारा, बाई बडिंग। ये भी प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ विशेष प्रकार के अनुकूल परिस्थितियों में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणुओं में जब कोशिका द्रव्य बढ़ जाता है तो ये कोशिका आकार में ना बढ़ करके क्या होता है, कोशिका आकार में ना बढ़ करके कोशिका के किसी भी साइड से कुछ विशेष प्रकार की आउटग्रोथ निकलने लगती है। इस आउटग्रोथ को हम कहते हैं बड्स, मुकुल बोलते हैं। और यही मुकुल धीरे धीरे डेवलप करता है और डेवलप करके बड़े आकार का हो जाता है और कोशिका द्रव्य का विभाजन भी शुरू हो जाता है। फलस्वरूप ये बड्स मैच्योर हो जाता है। मैच्योर हो जाने के बाद ये बड्स जनक जीवाणु से पृथक हो जाता है और इस प्रकार मुकुलन द्वारा दो नए जीवाणुओं का निर्माण हो जाता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई कि अनुकूल परिस्थितियों में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो मुकुलन द्वारा वर्धी जनन करते हैं। इसमें जीवद्रव्य अधिक हो जाने पर जीवाणु कोशिका में किसी भी स्थान से आउटग्रोथ निकलती है, अतिवृद्धि निकलती है, जिससे बड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? बड्स। और यही बड्स धीरे धीरे डेवलप होती है। जीवाणु कोशिका के कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, कुछ मटेरियल्स पहुंच जाता है कहाँ पर? बड्स में। धीरे धीरे बड्स मैच्योर होने लगता है। जब बड्स पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो ये यहाँ से पृथक होकर के अलग हो जाता है और इस प्रकार एक जीवाणु से दो नए जीवाणुओं का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल स्वरूप इसका जो है वो है हाइपोमाइक्रोबियम। इसका एग्जाम्पल होगा
माइक्रोबियम जीवाणु, इसमें मुकुलन द्वारा वर्धी जनन पाया जाता है। अब आगे चलते हैं हम। वर्धी जनन हो गया, 2 टाइप्स वर्धी जनन, एक विखंडन द्वारा और दूसरा मुकुलन द्वारा। अब आते हैं हम अलैंगिक जीवाणु, अलैंगिक जनन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जीवाणुओं में अलैंगिक जनन। जीवाणुओं में अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जीवाणुओं में अलैंगिक जनन की 4 विधियां हैं। पहला होता है अंतःबीजांड द्वारा, दूसरा कोनिडिया द्वारा, तीसरा जू स्पोर्स और चौथा हो जाएगा आपका सिस्ट द्वारा। तो हमने शुरुआत में बताया कि जीवाणुओं में अलैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। जब वातावरण इसके अनुकूल नहीं होता है तो जीवाणु अलैंगिक जनन करते हैं। तो अलैंगिक जनन में पहला पॉइंट है अंतःबीजांड द्वारा, जिसे हम एंडोस्पोर्स भी बोलते हैं। एंडोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु कोशिका का जीव द्रव्य इकट्ठा होकर के एक मोटी भित्ति वाली संरचना बना लेता है, और इस मोटी भित्ति वाली संरचना को ही हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर्स बोलते हैं। यह एक प्रतिरोधी स्पोर्स होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु का जीव द्रव्य मध्य में आकर एक मोटी भित्त वाली संरचना बनाता है, जिसे ही एंडोस्पोर कहा जाता है। और यह एक प्रतिरोधी स्पोर्स या बीजाणु होता है। जो गर्म जल, अधिक टेम्परेचर और प्रतिकूल वातावरण से जीवाणु की रक्षा करता है। यह बीजाणु गर्म जल, अधिक ताप, आदि से जीवाणु की रक्षा करता है। यहाँ पर ये
अंतःबीजाणु को हम जनन की एक विधि ना मान करके जीवाणु की रक्षा करने वाला एक मेथड मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु का निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि केवल क्या हो रहा है कि जीवाणु की सुरक्षा की जा रही है। इसलिए इसे अलैंगिक जनन ना मान करके हम क्या मान सकते हैं, इसकी एक सुरक्षा की विधि एंडोस्पोर्स। और एंडोस्पोर्स का निर्माण कुछ विशेष प्रकार के जीवाणुओं में, जैसे बैसिलस, क्लास्ट्रीडियम आदि जीवाणुओं में इसका निर्माण होता है। बैसिलस, क्लास्ट्रीडियम आदि जीवाणुओं में प्रतिकूल परिस्थितियों में एंडोस्पोर का निर्माण होता है। आगे चलेंगे हम। अगला आपका होगा कोनिडिया द्वारा। कोनिडिया द्वारा तो स्ट्रेप्टोमाइसीज नामक जीवाणुओं की संरचना तंतुमय होती है। इनकी प्रत्येक कोशिका प्रतिकूल परिस्थितियों में कोनिडिया का निर्माण करती है। जो अनुकूल परिस्थिति आने पर में अंकुरित होकर नए जीवाणु का निर्माण करती है। ये हो गया। अगला पॉइंट है जूस्पोर्स द्वारा। जूस्पोर्स द्वारा जूस्पोर द्वारा तो ध्यान दीजिए, राइजोबियम, अभी आपने इस बैक्टीरिया का नाम अगले वीडियो में सुना था, बताया गया था कि राइजोबियम बैक्टीरिया एक सहजीवी बैक्टीरिया होता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रतिकूल परिस्थितियों में, राइजोबियम जीवाणु या बैक्टीरिया प्रतिकूल परिस्थितियों में जूस्पोर्स का निर्माण करती हैं। और
जूस्पोर अनुकूल परिस्थिति में एक नए जीवाणु का निर्माण कर लेती है। अगला पॉइंट है आपका शिष्ट द्वारा। शिष्ट द्वारा अलैंगिक जनन। एजेटोबैक्टर जीवाणु। एजेटोबैक्टर एक ऐसा जीवाणु है जो मृदा में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो ये बैक्टीरिया या जीवाणु प्रतिकूल परिस्थिति में किसका निर्माण करता है? शिष्ट का निर्माण करता है। और प्रत्येक शिष्ट अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर के प्रत्येक शिष्ट क्या करता है? अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर के नए जीवाणु को जन्म देता है। तो ये प्रक्रिया आपकी 4 हो गई। कौन सी? अलैंगिक जनन की। चारों प्रक्रिया आपकी समझ गए आप लोग? क्या था? पहला था पहली प्रक्रिया थी अंतःबीजाणु द्वारा, दूसरी प्रक्रिया कोनिडिया द्वारा, तीसरी जीस्पोर्स द्वारा और चौथा शिष्ट द्वारा। अब आते हैं हम आनुवांशिक पुनर्योजन। आनुवांशिक पुनर्योजन तो जैसा बताया गया आपको कि जीवाणुओं में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। इनमें केवल आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में इनके केवल आनुवांशिक पदार्थ जाते हैं, जिससे जीवाणु की प्रकृति चेंज हो जाती है और एक डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए की तरह बदल जाता है, उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है। इसीलिए इसको आनुवांशिक पुनर्योजन कहते हैं, या इसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो आनुवांशिक पुनर्योजन की खोज सर्वप्रथम लैडरबर्ग एवं टैटम नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसकी 3 विधियां हैं। आनुवांशिक पुनर्योजन की 3 विधियां हैं। पहली है रूपांतरण, जिसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरी विधि है पारकर्मण, जिसे कहा जाता है ट्रांसडक्शन। और तीसरी विधि है कॉन्जुगेशन, संयुग्मन, जिसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। ये 3 विधियां आनुवांशिक पुनर्योजन की हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे रूपांतरण क्या होता है और रूपांतरण की खोज किसने की, इसके विषय में बात करेंगे हम। रूपांतरण की खोज सर्वप्रथम आनुवांशिक पुनर्योजन की खोज हमने बताया लैडरबर्ग एवं टैटम ने की थी। लैडरबर्ग एवं टैटम नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी आनुवांशिक पुनर्योजन की, जिसकी 3 विधियां हैं। पहला हमने रूपांतरण आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान देंगे
सन 1928 में ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने न्यूमोकोकस बैक्टीरिया में या न्यूमोकोकस जीवाणु में रूपांतरण की खोज की। बाद में सन 1944 में एवरी मैक्लियाड योम मैकार्टी नामक वैज्ञानिकों ने रूपांतरण की प्रयोगशाला में अध्ययन किया। तो सन 1944 में एवरी मैक्लियाड एवं मैकार्टी नामक वैज्ञानिकों ने रूपांतरण का प्रयोगशाला में अध्ययन किया और उसे स्पष्ट किया। तो ये खोज के संबंध में हो गया। अब प्रक्रिया क्या होती है इसको ध्यान देंगे। ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसका एक प्रयोग किया न्यूमोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया पर। इन्होंने प्रयोग में ये बताया था कि न्यूमोकोकस न्यूमोनी की दो प्रभेद होती है, एक रोग कारक प्रभेद होती है और एक रोग ना उत्पन्न करने वाली प्रभेद होती है। एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो जीव में न्यूमोनिया नामक रोग उत्पन्न कर सकता है, उससे रोग कारक प्रभेद बताया गया। और उसी की दूसरी प्रजाति ऐसी होती है जो जीवों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर सकती है, उससे नेगेटिव प्रभेद बताया गया या रोग विहीन प्रभेद बताया गया। रूपांतरण की प्रक्रिया में किसी जीवाणु के नग्न वृत्ताकार डीएनए को किसी दूसरे जीवाणु में प्रवेश कराने की क्रिया रूपांतरण कहलाती है। जैसे कि देखा जाए, एग्जाम्पल हम देखें तो क्या होता है कि एक जीवाणु जिसमें रोग उत्पन्न करने का पॉजिटिव प्रभेद है, इसे हमें पॉजिटिव मान लेते हैं, और दूसरा जीवाणु जो रोग उत्पन्न नहीं कर सकता उसे एफ नेगेटिव मान लेते हैं। तो इस जीवाणु के डीएनए को यदि इस जीवाणु के डीएनए से मिला दिया जाए तो इस जीवाणु का जो डीएनए है उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है, अर्थात इसमें एफ फैक्टर आ जाता है, इसलिए ये बैक्टीरिया भी एफ पॉजिटिव हो जाता है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रूपांतरण कहते हैं। तो रूपांतरण एक आनुवांशिक पुनर्योजन है जिसके दौरान एक जीवाणु के डीएनए को
दूसरे जीवाणु के डीएनए में प्रवेश करा के दूसरे जीवाणु के डीएनए की प्रकृति को बदल दिया जाता है। अगला पॉइंट आपका है ट्रांसडक्शन। रूपांतरण के बाद दूसरा पॉइंट है आपका ट्रांसडक्शन, जिसे पारकर्मण कहा जाता है। ट्रांसडक्शन की खोज जिंडर एवं लैडरबर्ग ने पारकर्मण, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन, तो पारकर्मण की खोज जिंडर एवं लैडरबर्ग ने सन 1952 में साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नामक पारकर्मण की खोज जिंडर एवं लैडरबर्ग ने 1952 में साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नामक जीवाणु में की। ये खोज हो गया। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? इसमें भी जीवाणुओं के डीएनए को दूसरे जीवाणु के डीएनए में प्रवेश कराया जाता है, लेकिन यहाँ एक माध्यम होता है और वो माध्यम एक वायरस होता है जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पर एक जीवाणु कोशिका के डीएनए को प्रक्रिया में देखिए क्या प्रक्रिया होती है। एक जीवाणु कोशिका के नग्न डीएनए को बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी की सहायता से दूसरे जीवाणु कोशिका के डीएनए में प्रविष्ट कराया जाता है। जिससे दूसरे जीवाणु के डीएनए की प्रकृति परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। ध्यान दें, जब एक बैक्टीरियोफेज वायरस या जीवाणुभोजी वायरस किसी बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो इसका केवल न्यूक्लिक अम्ल जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। जीवाणु कोशिका में प्रवेश करने के बाद ये जीवाणु के डीएनए की उपापचयी क्रियाओं का उपयोग करके अपने डीएनए का द्विगुणन कर लेता है। फलस्वरूप एक जीवाणु कोशिका के अंदर कई बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं और उन बैक्टीरियोफेज में जो डीएनए बनता है उस डीएनए में जीवाणु का भी डीएनए उपस्थित होता है। अब जब बैक्टीरिया की कोशिका का लयन होता है, कोशिका फट जाती है, तो सभी बैक्टीरियोफेज वायरस मुक्त हो जाते हैं और वो अन्य जीवाणुओं को संक्रमित करने के लिए जाते हैं। जब अन्य जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं तो अन्य जीवाणुओं के डीएनए से जब बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए मिलता है तो उसमें पहले से उपस्थित जो पहले जीवाणु के डीएनए का पार्ट होता है वो दूसरे जीवाणु के डीएनए के पार्ट से मिल जाता है और जीवाणु के डीएनए की प्रकृति बदल जाती है। तो इस प्रकार बैक्टीरियोफेज द्वारा
किसी दूसरे जीवाणु कोशिका के डीएनए में पहले जीवाणु के नग्न डीएनए को प्रवेश कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पारकर्मण कहलाती है। पारकर्मण की खोज जिंडरियम लेडरबर्ग नामक वैज्ञानिक ने कहाँ की थी? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नामक जीवाणु में की थी। अगला पॉइंट आपका होगा, पारकर्मण के बाद आपका आता है कॉन्जुगेशन। क्या आता है? कॉन्जुगेशन आता है। कॉन्जुगेशन में क्या होता है? संयुग्मन, या भी जो है एक कॉन्जुगेशन भी जो है आनुवंशिक पुनर्योजन की एक विधि है। इस प्रक्रिया में एक जीवाणु कोशिका के डीएनए को दूसरे जीवाणु कोशिका के डीएनए में पहुंचाया जाता है, लेकिन माध्यम इसका दूसरा होता है। इस जीवाणु कोशिका मतलब इस प्रकार के प्रक्रिया में पहले ध्यान दीजिए, इसकी खोज के संबंध में टैटम एवं लेडरबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। टैटम एवं लेडरबर्ग, टैटम एवं लेडरबर्ग नामक टैटम एवं लेडरबर्ग वैज्ञानिक ने एसर किया कोलाई नामक जीवाणु में संयुग्मन की खोज की। इसमें जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे जीवाणु जिनमें फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है, उन्हें दाता जीवाणु कहते हैं। ऐसा जीवाणु जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है, उन्हें दाता जीवाणु कहते हैं। और एक जीवाणु दूसरा जिनमें फर्टिलिटी फैक्टर अनुपस्थित होता है, उसे ग्राही जीवाणु कहते हैं। संयुग्मन की प्रक्रिया के दौरान ये दोनों जीवाणु एक दूसरे के साथ आमने सामने आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ आमने सामने आ जाते हैं। अब इन जीवाणुओं में संयुग्मन की क्रिया शुरू होती है और संयुग्मन क्रिया के दौरान इनके पीली आप लोगों ने पढ़ा है पीली, इनके पीली एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिससे एक संयुग्मन नलिका बन जाती है। क्या बन जाती है? संयुग्मन नलिका। देखिए ध्यान से, ये एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब। और ये संयुग्मन नलिका एक माध्यम होती है आनुवंशिक पदार्थ को एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में ले जाने का। तो अभी हमने बताया कि ये एफ पॉजिटिव है, दाता है, और ये एफ निगेटिव है, ग्राही है। तो दाता जीवाणु से डीएनए ग्राही जीवाणु के डीएनए में प्रवेश कर जाता है, यहाँ से ये इसमें प्रवेश कर जाता है, और इस प्रकार से जो ग्राही जीवाणु है वो भी क्या बन जाती है? दाता जीवाणु बन जाती है, अर्थात उसमें भी एफ पॉजिटिव का फैक्टर आ जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है? कॉन्जुगेशन कहलाती है। इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है? कॉन्जुगेशन कहलाती है। तो ये आपके आनुवंशिक पुनर्योजन के
अंतर्गत हमने आपको 3 पॉइंट पढ़ाया। पारकर्मण, पहला रूपांतरण था, दूसरा पारकर्मण और तीसरा संयुग्मन। आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। अब हम आगे आपको पढ़ाते हैं, जीवाणु में जनन के बाद आपको पढ़ाया जाएगा जीवाणु में आर्थिक महत्व। जीवाणु में आर्थिक महत्व, अगला पॉइंट आपका बनेगा यहां पर, जीवाणु का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। तो जीवाणु, वैसे तो देखा जाए जीवाणु हानिकारक होते हैं, लेकिन जीवाणु जितने हानिकारक हैं उतने ही लाभदायक भी हैं। तो यहाँ पर हम आर्थिक महत्व में जीवाणुओं की लाभदायक प्रक्रियाएं भी पढ़ेंगे और हानिकारक प्रक्रियाएं भी पढ़ेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि जीवाणुओं की लाभदायक प्रक्रियाओं के दौरान देखा गया है कि जीवाणु मृदा में पाए जाते हैं और मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। बहुत सारी इनकी लाभदायक प्रक्रियाएं हैं और हानिकारक प्रक्रियाएं हैं, ठीक, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।